तो CDP का प्रीवियस ईयर देखते हैं। यह है 29 तारीख वाला, 29 दिसंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? देखिए इनमें से कौन सा होगा। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, ये तो फाइन का है, फाइन स्केल कौशल का है। कागज को आड़ा टेढ़ा जैक तरीके से काटना, ये भी फाइन का हो जाएगा। धागे में माला पिरोना, ये भी फाइन का ही हो जाएगा, ये सब फाइन के हैं। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना, ये हो जाएगा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों का विकास ... से की ओर होता है, की ओर बढ़ता है। हाँ, बच्चों का विकास कहाँ, किस ओर से किस ओर की होता है? केंद्र से बाहर की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सरल की ओर। कैसा होता है बच्चों का विकास? केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। अभिकथन है, बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण आर है, परिवार बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ये दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखाना चाहिए? संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, तार्किक अनुप्रयोग। 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? संकेतों के माध्यम से उन्हें कुछ बताना चाहिए। सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदी गामक अवस्था, इसमें नहीं होते। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसमें नहीं होते हैं, इसमें किसी चीज़, लेकिन पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में अल्फ़ाबेट का ज्ञान हो जाता है उन्हें। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने लगते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा के वर्णन के लिए किया गया था? किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? पाड़ का, वस्तु स्थायित्व का, स्कीमा का, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्कीमा का। नेक्स्ट देखिए, रजनी अपने दोस्त के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलमबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत पर, पूर्व परंपरागत पर, उत्तर परंपरागत पर, औपचारिक परंपरागत पर। किसमें है रजनी? पूर्व परंपरागत पर है अभी। नेक्स्ट देखिए, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकता है? उसमें असफलता का भय पैदा करना, ये नहीं होगा। बच्चों में कभी भय पैदा नहीं करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके सही हो जाएगा। उनको जो नहीं आ रहा उसका आधा प्रश्न बता देना, उसके बाद उनसे खुद खोजने के लिए कहना। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें अपने विचारों को शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करना, बच्चों को निरुत्साहित नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। मतलब इसमें कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, इसमें से सही कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकार का दिया था, ये सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने जी घटक बुद्धि का दिया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने
कौन सा दिया था, पाड़ वाला नहीं दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, ये भी गलत हो जाएगा। लॉरेंस कोलमबर्ग ने संवेगात्मक परिपक्वता का नहीं दिया था, नैतिक विकास का दिया था। ये सब गलत हो जाएंगे। नैतिक विकास जीन पियाजे ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास दिया था। हावर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों में अलगाव, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण करना। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर एक प्रगतिशील कक्षा ज्ञान सृजन की चाह करती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है, हावर्ड गार्डन के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। अंतर व्यक्ति बुद्धि वह होती है जिसमें लोग अपने आप को अच्छे से समझ सके, अंतर व्यक्ति वह है बुद्धि जो दूसरों को समझ सके। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, इसमें भी अपने एक शरीर के एक अंग को अपने हिसाब से रोटेट कर सकती है, मोड़ सकती, डांस में जो भी होता है। इसका हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है, जेंडर सशक्तिकरण की, जेंडर को सशक्तिकरण की तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है जेंडर समानता की। इसमें दोनों लड़का लड़कियों को समान अवसर नहीं दे रहा है, जो जेंडर समानता की हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर पक्षपात की, इसमें जेंडर पक्षपात कर रहा है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहा है जबकि लड़कियों को नहीं दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, ना ही आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण का। अधिगम दर में विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। नेक्स्ट देखिए, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, आकलन मानकीकृत परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। मानकीकृत नेगेटिव वर्ड होता है वैसे। रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करना चाहिए, तुलना वगैरह नेगेटिव वर्ड है, नहीं करना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आकलन को भी शामिल करना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए, खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अवसारी चिंतन शामिल हो, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ ना में हो, ये तो गलत होगा। एक शब्द में जवाब वाले प्रश्न, ये भी गलत होगा। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक प्रश्न का प्रत्यास्मरण शामिल हो, ये भी गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अवसारी चिंतन शामिल हो। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मानकीकृत पाठ्यचर्या की, ये गलत हो जाएगा। रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देना, ये गलत हो जाएगा। आगम्य इमारती ढांचा, ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा विविधताओं को स्वीकृति। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक समान देखना रहता है, उनकी विविध तरीकों से उनको समझाना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता को स्वीकृति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ये है सुविधा वंचित समूह में आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, ये तो सही है। पाठचर्या में अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, औसत को नहीं सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट देखिए, पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है, अधिगम विशिष्ट, संवेदी,
व्यवहारात्मक, गत्यात्मक। क्या होगा इसका आंसर? पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम विशिष्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता विकार का कौन सा विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, ये नहीं होगा। उच्च स्तरीय शब्द भंडार, ये भी नहीं है। परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाधित संप्रेषण। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करके, केवल वर्ड भी निगेटिव है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, उपेक्षा भी गलत हो जाएगा, मानकीकृत निर्देश देकर, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। नेक्स्ट देखिए, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? संदर्भ से हटकर कुछ नहीं करना है। अप्रासंगिक, ये भी गलत होगा। बहुत ही अमूर्त, ये गलत होगा। संयोजित करके। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब एक विषय को दूसरे से संयोजित करके पढ़ाना, या एक चैप्टर है उसे किसी पिछले चैप्टर से, पिछले ज्ञान से संयोजित करना, फिर आगे पढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। अस्वीकृत किसी को नहीं करना है। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानना चाहिए, ये सही होगा। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। निर्देश बिल्कुल नहीं देना, ना याद करने को कुछ बोलना है। नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, ये तो सही होगा। विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को भी ध्यान रखना है सिखाते समय। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, इनका भी ध्यान रखना है सिखाते टाइम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट देखिए, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह डॉट को बढ़ावा देना चाहता है। वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, कंठस्थीकरण को, अनुकरण को। क्या होगा इसका आंसर? किसको बढ़ावा दे रहा है रमेश? वैज्ञानिक तर्क को और तार्किक चिंतन को। इसका आंसर होगा केवल ए और 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? व्याख्यान विधि, पूछताछ विधि, चर्चा विधि, खोज अन्वेषण विधि। इसका आंसर होगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन ये है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। ये सही है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, गलत हो जाएगा। शिक्षा जितना हो सके आंतरिक रूप से स्टूडेंट को अभिप्रेरित करना चाहिए, क्योंकि आंतरिक मोटिवेशन लंबे समय तक रखता है, बाह्य मोटिवेशन ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसकी बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता की, अवसारी चिंतन की, केंद्रित ध्यान की, सादृश्य मूलक चिंतन की। क्या होगा इसका आंसर? कार्यात्मक स्थिरता की। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसकी बहिष्करण की आवश्यकता है? प्रभावशाली कक्षा से किसका बहिष्कार करना है? मतलब कार्यात्मक स्थिरता की। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे रही है? अधिगम असहायता को,
मस्तिष्क सुघटता को, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता को, संबंधता का भाव को। क्या होगा इसका आंसर? अधिगम असहायता को। विचार दिशा किसको जन्म दे रही है? अधिगम असहायता को जन्म दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, केवल उच्च अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों को मदद करें। अवधारणा को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करके। नेक्स्ट देखिए, घोषणात्मक ज्ञान है, किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। घोषणात्मक ज्ञान कौन सा होता है? मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना। यह आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज के 30 CDP के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट कल देखते हैं।